बड़ी खबर आपको बताते हैं जो दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के महिपालपुर में धमाके की आवाज सुनाई दी है। रेडिसन होटल के पास धमाके की आवाज आई। दमकल विभाग को सुबह 9:18 पर एक कॉल मिली। दिल्ली पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। अब ये धमाका किस तरह का था, क्या था, उसको लेकर अभी और जानकारियां आनी अभी बाकी है, लेकिन बड़ी अपडेट सामने आ रही है दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली के महिपालपुर इलाके में धमाके की आवाज सुनाई दी है। अब ये धमाका किस वजह से हुआ है वो कारण अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक बड़ी जानकारी ये कि दिल्ली के महिपालपुर में धमाके की आवाज आई है और फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और दमकल विभाग भी। वही देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एफएसएल की टीम को एक हाथ मिला है। लाजपत राय मार्केट में ये हाथ मिला है। एफएसएल और दिल्ली पुलिस की एक टीम को विस्फोटक स्थल के पास न्यू लाजपत राय मार्केट में शरीर का एक अंग मिला है। शरीर के अंग को फॉरेंसिक जांच के लिए फिलहाल ले जाया जा रहा है। लगातार देखिए, जांच का दौर लगातार जारी है। लाजपत राय मार्केट जहां ये विस्फोट हुआ उसी के नजदीक थी और वहां पर एक हाथ मिला है, शरीर का एक अंग मिला है। वो किसका होगा देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल जांच अभी चल रही है। दुखद हादसा आप ऐसे समझ सकते हैं कि इतना धमाकेदार ये विस्फोट था कि शरीर के चिथड़े उड़ गए। जो गाड़ी थी पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई। आसपास की गाड़ियों ने आग पकड़ ली। आसपास की गाड़ियों में आग लग गई। 9 लोगों की उसमें दुखद मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। जो घायल थे उनका इलाज अभी भी कुछ लोगों का चल रहा है, कुछ लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। दिल्ली मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है फिलहाल कि जो लाजपत राय मार्केट है वहां पर शरीर का एक अंग मिला है, एक हाथ मिला है और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इस मामले में एफएसएल की टीम को जो हाथ मिला है उसको फिलहाल भेजा गया है जांच के लिए। अब जांच आगे बढ़ेगी तो उसके बाद देखिए और इन्फॉर्मेशन इसको लेकर जो सामने आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो बड़ी खबर यही है कि एफएसएल की टीम मौके पर लगातार मौजूद है। जांच एनआईए की तरफ से की जा रही है और शरीर का एक अंग मिला है जिसको जांच के लिए भेजा गया है। तो अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको जरा दिखाते हैं। कार का जो नंबर था उससे लेकर एनआईए एनएसजी की टीम मौके पर अभी है। जांच का दौर लगातार जारी है। बम स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है और लगातार वहां पर जांच चल रही है। कार में विस्फोट होने का शक है। बड़ी खबर है, हिरासत में गांव का एक व्यक्ति भी लिया गया है। इको स्पोर्ट उमर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कार का नंबर 0458 दिल्ली रजिस्टर्ड नंबर है। ये एनआईए और एनएसजी की टीम मौके पर है। लगातार जांच की प्रक्रिया चल रही है। बॉम्ब स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है। जांच का दौर इस मैटर पर पूरी तरीके से जारी है। मैं देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं हम। आतंकी डॉक्टर उमर का एक सबसे नया वीडियो सामने आया है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। मस्जिद के पास जाते हुए उमर नजर आया है। बड़ी खबर, मस्जिद के पास जाते हुए उमर नजर आया है। सीसीटीवी में डॉक्टर उमर कैद हुआ है। आतंकी डॉक्टर उमर का एक सबसे नया वीडियो है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। थोड़ी देर पर स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे उस वीडियो को। मस्जिद में जाते हुए उमर कैद हुआ है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप। उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये आतंकी उमर है। अब ये उमर नहीं रहा है। इसने खुद अपने आप को इस धमाके में उड़ाया है। मस्जिद के पास जाते हुए ये आतंकी डॉक्टर उमर सीसीटीवी में कैद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा देते हैं। लाल घेरे में आपको जो शख्स नजर आ रहा है वो है आतंकी डॉक्टर उमर, जिसका ये सबसे नया वीडियो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा रही है। कार का नंबर देख लीजिए, DL10CK
दिल्ली रजिस्टर्ड कार थी। एनआईए एनएसजी की टीम मौके पर मौजूद है। ये कार भी अब बरामद कर ली गई है। बॉम्ब स्क्वाड टीम भी मौके पर मौजूद है। न सिर्फ इतना, जांच का दौर लगातार चल रहा है। कार में विस्फोटक होने का भी शक जताया गया है। जिस कार को बरामद किया गया है, हिरासत में गांव का एक व्यक्ति भी ले लिया गया है। इको स्पोर्ट उमर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी, लेकिन जब उस इलाके में पहुंचे तो वहां पर लोगों की तरफ से क्या कहा गया? वहां पर जो लोग रहते हैं उन्होंने कहा कि उमर नाम के शख्स को ना तो उसका नाम किसी ने कभी सुना और ना ही कभी उसको किसी ने देखा, तो वो पता भी एक तरीके से फर्जी ही निकला है। वहीं देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। नूह से खरीदे गए थे अमोनियम नाइट्रेट। ये वही केमिकल है जो फरीदाबाद से भी बरामद किया गया था। दिल्ली पुलिस सेल ने कल मेवात में छापेमारी भी की थी और मुजम्मिल की निशानदेही पर दुकानदारों को चिन्हित भी किया जा रहा है। मुजम्मिल जो है, डॉक्टर मुजम्मिल या उसको कहे आतंकी मुजम्मिल, वो हिरासत में है। उससे पूछताछ लगातार की जा रही है और उसी की तरफ से बताई जा रही इंफॉर्मेशन, उसी की तरफ से जब उससे सवाल पूछा जा रहा है, दी जा रही जानकारी के चलते ये तमाम जानकारी अब सामने आ रही है। कैसे ये एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहे थे, कैसे ये एक बहुत बड़ा विस्फोट प्लान कर रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। नूह से ही अमोनियम नाइट्रेट को खरीदा गया था और दिल्ली पुलिस सेल ने कल मेवात में छापेमारी की थी। मुजम्मिल की निशानदेही पर ही दुकानदारों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन सी दुकानों से उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट को खरीदा था। अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल करके एक बड़ा धमाका प्लान करने की कोशिश कर रहे थे। और अमोनियम नाइट्रेट, हालांकि और रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी है तो पुष्टि पूरी तरीके से होगी, लेकिन इसी केमिकल के जरिए यह धमाका भी हुआ था जो इंसेंडरी डिवाइस में मिक्स किया गया था, जिसको लेकर पहले भी इंफॉर्मेशन सामने आई है। तो ऐसे में देखिए, फिलहाल जांच का दौर लगातार जारी है और हर एक पहलू इस पूरे मैटर से जुड़ा हुआ उसको लेकर जांच की जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो 10 बड़े खुलासे अभी तक हुए हैं वो बताते हैं। पहला, उमर ही उस गाड़ी में मौजूद था। आतंकी उमर का डीएनए मैच हुआ है उसकी मां से। तुर्की के हैंडलर के संपर्क में थे ये आतंकी, ये भी जानकारी मिली है। ये तीसरा बड़ा अपडेट। और तुर्की के अंकारा में इनका हैंडलर रहता था। इनका हैंडलर तुर्की के अंकारा में था। हमले से पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उमर रुका था, ये भी जानकारियां मिली है। साथ ही फरीदाबाद से लाल इको स्पोर्ट कार बरामद कर ली गई है। इसको लेकर पुलिस की तलाश लगातार जारी थी और वो बरामद हो चुकी है। फरीदाबाद के खंदावली में ये कार मौजूद थी जहां से ये बरामद की गई है। फिलहाल जांच चल रही है। नूह से ही आतंकियों ने फर्टिलाइजर खरीदा था, ये भी जानकारी मिलती नजर आ रही है। तो अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। नीतू हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गई हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ देवेंद्र लाइव कनेक्ट हो गए हैं। और सीधे अपडेट्स के लिए सबसे पहले नीतू आपका रुख करते हुए हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट अपडेट आपको मिली है वो जरा आप बताइए, उसके बाद करते हैं हर पहलू पर बात। पूछो, देखिए ये एक ऐसा मामला है, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी, एक ऐसा मॉड्यूल था जिसमें हर मिनट हर पल नए अपडेट सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, तुर्की से लगातार जो तार जुड़े होने की बात थी, अब उस पर भी मुहर लगती नज़र आ रही है। जो डायरी बरामद हुई है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि तुर्की में भी जो आका थे इस ब्लास्ट के वो मौजूद थे, यानी तुर्की से तार जुड़े हैं। लगातार जब तुर्की पर सवाल उठे तो तुर्की सरकार की ओर से एक एक्सप्लेनेशन सामने आया कि उनका इस धमाके से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो तार है, यानी जो ये आतंकी मास्टरमाइंड थे, ये तुर्की भी आ जा रहे थे। यानी कहीं ना कहीं जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक जो इंटरनेशनल फंडिंग टेरर मॉड्यूल की बात होती है उसके तार तुर्की तक भी जुड़े हुए थे। दूसरा, अभी डॉक्टर उमर नबी का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, लगातार ये कहा जा रहा था कि 10 मिनट के लिए धमाके से पहले मस्जिद भी गया था डॉक्टर
उम्र, और अब उस सीसीटीवी से ये कंफर्म हो चुका है। लाला लाजपत राय में मार्केट में अभी एक संदिग्ध हाथ भी मिला था, यानी किसी शख्स का हाथ मिला है। एफएसएल की टीम उसको यहाँ मौके से लेकर गई है और डीएनए मैच कराकर पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या मौत के आंकड़े और भी ज़्यादा बड़े हैं। कुछ लोग जो गायब तो नहीं हो गए, क्योंकि कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिनको अब तक जो उनकी फैमिली मेम्बर हैं वो मिले नहीं हैं, उनकी जाँच लगातार जारी है। ऐसे में हाथ मिलना भी हमले के, सोचिए ये ब्लास्ट 10 नवंबर को हुआ, 13 तारीख को आज एक डेड बॉडी का हाथ मिला है। उसके बाद जो चौथा बड़ा अपडेट है इस मामले में कि 20 लाख रुपए की फंडिंग थी और ये जो सारा एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट था ये नूह से खरीदा जा रहा था। नूह मेवात का वो हिस्सा जहां अक्सर हमने देखा है कि कई जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, इससे पहले भी वहां पर कई बार दंगे भड़काने की कोशिश की गई है। नूह को गढ़ माना जाता है और इसीलिए पूजा लगातार, अगर आप पुलिस सेल की भी बात करें तो नूह में पुलिस सेल बहुत एक्टिव भी नजर आया है। ऐसे में नूह से इस मामले के तार जुड़े हुए हैं। 20 लाख रुपए की फंडिंग और डॉक्टर शाहीन सईद इस पूरे मोर्चे को लीड करती हुई नजर आ रही थी। 2 साल से वो एक्सप्लोजिव अपने पास इकट्ठा भी कर रही थी और ऐसे में 20 लाख रुपए जुटाए हुए थे। 2 से 3 लोगों ने सिग्नल पर, क्योंकि सिग्नल को सबसे सेफ माना जाता है, लेकर नहीं तो मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। लेकिन एक बात का जिक्र जो आपने किया है, नूह से ये अमोनियम नाइट्रेट या फिर फर्टिलाइजर जो खरीदा गया है, देवेंद्र इसको लेकर जरा बताइए। जो आतंकी मुजम्मिल है उसकी निशानदेही पर अब चिन्हित भी किए जा रहे हैं दुकानदार कि कहां से ये फर्टिलाइजर या अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया होगा। इसको लेकर फिलहाल क्या क्या अपडेट्स आपको मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग नूह के फिरोजपुर जिरका, जो कि राजस्थान बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, जिसमें 3 से 4 गांव आते हैं, जिसमें नादल है, बसई है। ये ऐसे गांव हैं जहां इस विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो पहाड़ में माइनिंग के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है और यही कारण है कि यहाँ से आसानी से ये जो अमोनियम नाइट्रेट है आसानी से मिल सकता है। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि ये अमोनियम नाइट्रेट यहीं से उन्होंने लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वक्त मैं फिरोजपुर और नूह वाले रोड पे हूँ, जो कि काफ़ी व्यस्तम एरिया है और ये यहाँ पर कई जगह नाकेबंदी है, कई जगह पुलिस चेकिंग है। और यही कारण है कि जिस तरह से जो रूट मैप आ रहा है कि उम्र ने मुंबई एक्सप्रेसवे का सहारा लिया, क्योंकि मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी फरीदाबाद और बदरपुर से भी है और सीधा फिरोजपुर जिरका से जो गांव मैं आपको बता रहा हूँ, नादल है, बसई है, ये तमाम ऐसे गांव हैं राजस्थान बॉर्डर से सटे हुए हैं। तो यहाँ ये माइनिंग होती है और यहाँ से सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे के कनेक्टिविटी है। तो इसी रोड के मार्फत वो बदरपुर बॉर्डर पर पहुंचा, वहां से दिल्ली में प्रवेश किया। तो ये ऐसे रास्ते हैं जहां उम्र ने इनका प्रयोग किया और इससे साफ जाहिर है कि किस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि पहले रेकी की होगी कि कहाँ चेकिंग है, यदि वो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से ले रहे हैं तो कैसे उसको आसानी से पहुँचाया जा सकता है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, एक साजिश के तहत ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से नापाक इरादों के साथ ये जो उनके मंसूबे थे उनको कामयाब बनाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल अब एक के बाद एक इस पूरे फरीदाबाद मॉड्यूल में जिस तरह से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कितनी बड़ी साजिश थी, क्योंकि छोटी साजिश नहीं थी। जितनी बड़ी मात्रा में दहोज से जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो एक बड़ी बात है और वो नूह के फिरोजपुर इलाके से लिया गया था, इस तरह की जानकारी आ रही है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने भी अमोनियम नाइट्रेट को लेकर देवेंद्र ये भी चर्चाएं चल रही थी कि बांग्लादेश के भी रास्ते, नीतू मैं आपका रुख अब करना चाहती हूँ, देवेंद्र मैं लौट रही हूँ आपके पास। बांग्लादेश के रास्ते देश में काफी अमाउंट में ये अमोनियम नाइट्रेट लाया गया, जिसकी जांच भी अब लगातार की जा रही है क्योंकि कुछ केमिकल छिपाया हुआ है जो अभी भी बरामद नहीं हो पाया है। ये सारा यहाँ नूह से ही खरीदा जा रहा था या फिर बांग्लादेश के रास्ते भी लाया जा रहा था? इसको लेकर क्या क्या जानकारियां मिल रही है? बिल्कुल पूछा, देखिए धीरे धीरे अब इस टेरर मॉड्यूल के जो और तार हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी की जो डायरी है उससे ये साफ हो गया है कि उसमें कई और लोगों के नाम लिखे हुए हैं। अब तक 8 से 9 लोग जो है पूरी घटना में शामिल नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो नाम है वो 25 लोगों के लिखे हुए हैं। 4 गाड़ियों के शामिल होने का भी इसमें जिक्र किया गया है। 2 गाड़ियां पकड़ी गई है, एक में जिसमें उमर नबी ट्रैवल कर रहा था खुद और जिससे धमाका हुआ उसमें तो एक्सप्लोजिव था ही। उसके बाद इको स्पोर्ट में भी क्या एक्सप्लोजिव है, इस तमाम चीज पहलू को लेकर जांच की जा रही है। 2 और गाड़ी होने की जो बात है वो भी सामने आ रही है, यानी कहीं वो जो 2 गाड़ियां उसमें भी
देखिए एमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल तो करके उसे कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जा रहा। पूजा, आपका सवाल है कि क्या बांग्लादेश के जरिए ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल है, ये बांग्लादेश भी इसके तार जुड़े हुए थे? देखिए भारत के जो बॉर्डर जुड़े हुए हैं, कुछ बॉर्डर ऐसे हैं जो संवेदनशील है। अगर आप बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वाले हिस्से की, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है भारत बांग्लादेश वाला। दरअसल भारत बांग्लादेश में भी जिस तरह की अभी स्थिति बीते कुछ दिनों रही है, उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार जो टेरर मॉड्यूल है वो कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश से ये जो अब तार जुड़ा है कि बांग्लादेश के जरिए जो ये अमोनियम नाइट्रेट है ये भी लेकर आया गया हो, इसमें ये पूछा बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि ये जो टेरर फंडिंग हो रही है, टेरर मॉड्यूल जो काम कर रहे हैं, ये जो स्लीपर सेल है, ये बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान और फिर उसके बाद टर्की जैसे देशों में एक्टिव नजर आते हैं। और अब क्योंकि देखिए जब पूजा 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका हुआ था, तब इसके तार जो हैं वो दिल्ली और फरीदाबाद से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में गुरुग्राम चले गए, उसके बाद ये कानपुर चले गए, लखनऊ चले गए, और उसके बाद तुर्की से कनेक्शन, पाकिस्तान से कनेक्शन, और अब बांग्लादेश से भी कनेक्शन। यानी लगातार जो पूजा हम बात कर रहे हैं कि ये एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश, और इस साजिश के पीछे कई लोग शामिल, कई महीनों की, सालों की प्लानिंग, देश को दहलाने की साजिश। और भारत में एक बार फिर से जो टेरर मॉड्यूल हैं, जो स्लीपर सेल हैं, वो जो बीते कई सालों से एक्टिव नहीं थे, जो धीरे धीरे खत्म होने लगे थे, उनको एक्टिव करने का काम, विदेशी फंडिंग को वापस से शुरू करने का काम, और नए आधुनिक तरीके से, क्योंकि देखिए हम लगातार अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, नू से सप्लाई होना, बांग्लादेश से सप्लाई होना। अमोनियम नाइट्रेट एक नए तरह का एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किया जा रहा है अब ब्लास्ट में, यानी कहीं ना कहीं आधुनिकता से जोड़ते हुए जो ये पूरा पैटर्न है ब्लास्ट करने का, उसको बदलना पूछा कहीं ना कहीं बड़ी आतंकी साजिश, और इसके पीछे कई लोगों के नाम शामिल होने का जो संदेश है वो भी दे रहा है, आशंका जो है वो जता रहा है, क्योंकि अब डॉक्टर मुजम्मिल और उमर की डायरी से 25 लोगों के नाम होने का जिक्र भी जो है वो किया जा रहा है। यानी बड़ी साजिश, बहुत सारे लोग इसमें शामिल, और एक बड़ा सरगना जो देश को दहलाने का प्लान रच रहा है। बिल्कुल, और अभी से नहीं, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही नीतू कि बहुत वक्त से ये प्लानिंग चल रही होगी। इसको लेकर तो ये भी माना जा रहा था कि ये पैनिक में अटैक हो गया, उस दिन उस रोज को लेकर प्लान नहीं किया गया था, लेकिन जब ये प्लान बना रहे थे तो प्लान बहुत बड़ा बना रहे थे। देवेंद्र, एक तरीके से देखा जाए ये नया पैटर्न जो नजर आया है, पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर आतंकियों ने जांच के लिए भेजा गया है। तो अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको जरा दिखाते हैं। कार का जो नंबर था उससे लेकर एनआईए एनएसजी की टीम मौके पर अभी है, जांच का दौर लगातार जारी है, बम स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है और लगातार वहां पर जांच चल रही है। कार में विस्फोट होने का शक है। बड़ी खबर है, हिरासत में गांव का एक व्यक्ति भी लिया गया है। इको स्पोर्ट उमर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, कार का नंबर 0458 दिल्ली रजिस्टर्ड नंबर है। ये एनआईए और एनएसजी की टीम मौके पर है, लगातार जांच की प्रक्रिया चल रही है, बॉम्ब स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है, जांच का दौर इस मैटर पर पूरी तरीके से जारी है। मैं देखिए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं हम। आतंकी डॉक्टर उमर का एक सबसे नया वीडियो सामने आया है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। मस्जिद के पास जाते हुए उमर नजर आया है। बड़ी खबर, मस्जिद के पास जाते हुए उमर नजर आया है। सीसीटीवी में डॉक्टर उमर कैद हुआ है। आतंकी डॉक्टर उमर का एक सबसे नया वीडियो है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। थोड़ी देर पर स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे उस वीडियो को। मस्जिद में जाते हुए उमर कैद हुआ है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये आतंकी उमर है, अब ये उमर नहीं रहा है, इसने खुद अपने आप को इस धमाके में उड़ाया है। मस्जिद के पास जाते हुए ये आतंकी डॉक्टर उमर सीसीटीवी में कैद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा देते हैं। लाल घेरे में आपको जो शख्स नजर आ रहा है वो है आतंकी डॉक्टर उमर, जिसका ये सबसे नया वीडियो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा रही है।
कार का नंबर देख लीजिए, DL10CK दिल्ली रजिस्टर्ड कार थी। NIA NSG की टीम मौके पर मौजूद है। यह कार भी अब बरामद कर ली गई है। बॉम्ब स्क्वाड टीम भी मौके पर मौजूद है। न सिर्फ इतना, जांच का दौर लगातार चल रहा है। कार में विस्फोटक होने का भी शक जताया गया है। जिस कार को बरामद किया गया है, हिरासत में गांव का एक व्यक्ति भी ले लिया गया है। इको स्पोर्ट उमर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। लेकिन जब उस इलाके में पहुंचे तो वहां पर लोगों की तरफ से क्या कहा गया? वहां पर जो लोग रहते हैं उन्होंने कहा कि उमर नाम के शख्स को ना तो उसका नाम किसी ने कभी सुना और ना ही कभी उसको किसी ने देखा, तो वो पता भी एक तरीके से फर्जी ही निकला है। वहीं देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। नूह से खरीदे गए थे अमोनियम नाइट्रेट। ये वही केमिकल है जो फरीदाबाद से भी बरामद किया गया था। दिल्ली पुलिस सेल ने कल मेवात में छापेमारी भी की थी और मुजम्मिल की निशानदेही पर दुकानदारों को चिन्हित भी किया जा रहा है। मुजम्मिल जो है, डॉक्टर मुजम्मिल या उसको कहे आतंकी मुजम्मिल, वो हिरासत में है। उससे पूछताछ लगातार की जा रही है और उसी की तरफ से बताई जा रही इंफॉर्मेशन, उसी की तरफ से जब उससे सवाल पूछा जा रहा है, दी जा रही जानकारी के चलते ये तमाम जानकारी अब सामने आ रही है। कैसे ये एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहे थे, कैसे ये एक बहुत बड़ा विस्फोट प्लान कर रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। नूह से ही अमोनियम नाइट्रेट को खरीदा गया था और दिल्ली पुलिस सेल ने कल मेवात में छापेमारी की थी। मुजम्मिल की निशानदेही पर ही दुकानदारों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन सी दुकानों से उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट को खरीदा था। अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल करके एक बड़ा धमाका प्लान करने की कोशिश कर रहे थे। और अमोनियम नाइट्रेट, हालांकि और रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी है तो पुष्टि पूरी तरीके से होगी, लेकिन इसी केमिकल के जरिए यह धमाका भी हुआ था जो इंसेंडरी डिवाइस में मिक्स किया गया था, जिसको लेकर पहले भी इंफॉर्मेशन सामने आई है। तो ऐसे में देखिए, फिलहाल जांच का दौर लगातार जारी है और हर एक पहलू इस पूरे मैटर से जुड़ा हुआ उसको लेकर जांच की जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो 10 बड़े खुलासे अभी तक हुए हैं वो बताते हैं। पहला, उमर ही उस गाड़ी में मौजूद था। आतंकी उमर का DNA मैच हुआ है उसकी मां से। तुर्की के हैंडलर के संपर्क में थे ये आतंकी, ये भी जानकारी मिली है। ये तीसरा बड़ा अपडेट। और तुर्की के अंकारा में इनका हैंडलर रहता था। इनका हैंडलर तुर्की के अंकारा में था। हमले से पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उमर रुका था, ये भी जानकारियां मिली है। साथ ही फरीदाबाद से लाल इको स्पोर्ट कार बरामद कर ली गई है। इसको लेकर पुलिस की तलाश लगातार जारी थी और वो बरामद हो चुकी है। फरीदाबाद के खंदावली में ये कार मौजूद थी जहां से ये बरामद की गई है। फिलहाल जांच चल रही है। नूह से ही आतंकियों ने फर्टिलाइजर खरीदा था, ये भी जानकारी मिलती नजर आ रही है। तो अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। नीतू हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गई हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ देवेंद्र लाइव कनेक्ट हो गए हैं। और सीधे अपडेट्स के लिए सबसे पहले नीतू आपका रुख करते हुए हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट अपडेट आपको मिली है वो जरा आप बताइए, उसके बाद करते हैं हर पहलू पर बात। पूछा, देखिए ये एक ऐसा मामला है, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी, एक ऐसा मॉड्यूल था जिसमें हर मिनट हर पल नए अपडेट सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, तुर्की से लगातार जो तार जुड़े होने की बात थी, अब उस पर भी मुहर लगती नज़र आ रही है। जो डायरी बरामद हुई है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि तुर्की में भी जो आका थे इस ब्लास्ट के वो मौजूद थे, यानी तुर्की से तार जुड़े हैं। लगातार जब तुर्की पर सवाल उठे तो तुर्की सरकार की ओर से एक एक्सप्लेनेशन सामने आया कि उनका इस धमाके से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो तार है, यानी जो ये आतंकी मास्टरमाइंड थे, ये तुर्की भी आ जा रहे थे। यानी कहीं ना कहीं जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक जो इंटरनेशनल फंडिंग टेरर मॉड्यूल की बात होती है, उसके तार तुर्की तक भी जुड़े हुए थे। दूसरा,
अभी डॉक्टर उमर नबी का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, लगातार ये कहा जा रहा था कि 10 मिनट के लिए धमाके से पहले मस्जिद भी गया था डॉक्टर उमर, और अब उस सीसीटीवी से ये कंफर्म हो चुका है। लाला लाजपत राय में मार्केट में अभी एक संदिग्ध हाथ भी मिला था, यानी किसी शख्स का हाथ मिला है। एफएसएल की टीम उसको यहाँ मौके से लेकर गई है और डीएनए मैच कराकर पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या मौत के आंकड़े और भी ज़्यादा बड़े हैं। कुछ लोग जो गायब तो नहीं हो गए, क्योंकि कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिनको अब तक जो उनकी फैमिली मेम्बर हैं वो मिले नहीं हैं, उनकी जांच लगातार जारी है। ऐसे में हाथ मिलना भी हमले के, सोचिए ये ब्लास्ट 10 नवंबर को हुआ, 13 तारीख को आज एक डेड बॉडी का हाथ मिला है। उसके बाद जो चौथा बड़ा अपडेट है इस मामले में कि 20 लाख रुपए की फंडिंग थी और ये जो सारा एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट था ये नूह से खरीदा जा रहा था। नूह मेवात का वो हिस्सा जहां अक्सर हमने देखा है कि कई जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, इससे पहले भी वहां पर कई बार दंगे भड़काने की कोशिश की गई है। नूह को गढ़ माना जाता है और इसीलिए पूजा लगातार, अगर आप पुलिस सेल की भी बात करें तो नूह में पुलिस सेल बहुत एक्टिव भी नजर आया है। ऐसे में नूह से इस मामले के तार जुड़े हुए हैं। 20 लाख रुपए की फंडिंग और डॉक्टर शाहीन सईद इस पूरे मोर्चे को लीड करती हुई नजर आ रही थी। 2 साल से वो एक्सप्लोजिव अपने पास इकट्ठा भी कर रही थी और ऐसे में 20 लाख रुपए जुटाए हुए थे। 2 से 3 लोगों ने सिग्नल पर, क्योंकि सिग्नल को सबसे सेफ माना जाता है, लेकर नहीं तो मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। लेकिन एक बात का जिक्र जो आपने किया है, नूह से ये अमोनियम नाइट्रेट या फिर फर्टिलाइजर जो खरीदा गया है, देवेंद्र इसको लेकर जरा बताइए। जो आतंकी मुजम्मिल है उसकी निशानदेही पर अब चिन्हित भी किए जा रहे हैं दुकानदार कि कहां से ये फर्टिलाइजर या अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया होगा। इसको लेकर फिलहाल क्या क्या अपडेट्स आपको मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग नूह के फिरोजपुर जिरका, जो कि राजस्थान बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, जिसमें 3 से 4 गांव आते हैं, जिसमें नादल है, बसई है, ये ऐसे गांव हैं जहां इस विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो पहाड़ में माइनिंग के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है और यही कारण है कि यहाँ से आसानी से ये जो अमोनियम नाइट्रेट है आसानी से मिल सकता है। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि ये अमोनियम नाइट्रेट यहीं से उमर ने लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वक्त मैं फिरोजपुर और नूह वाले रोड पे हूँ, जो कि काफ़ी व्यस्तम एरिया है और ये यहाँ पर कई जगह नाकेबंदी है, कई जगह पुलिस चेकिंग है। और यही कारण है कि जिस तरह से जो रूट मैप आ रहा है कि उमर ने मुंबई एक्सप्रेसवे का सहारा लिया, क्योंकि मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी फरीदाबाद और बदरपुर से भी है और सीधा फिरोजपुर जिरका से जो गांव मैं आपको बता रहा हूँ, नादल है, बसई है, ये तमाम ऐसे गांव हैं राजस्थान बॉर्डर से सटे हुए हैं। तो यहाँ ये माइनिंग होती है और यहाँ से सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे के कनेक्टिविटी है। तो इसी रोड के मार्फत वो बदरपुर बॉर्डर पर पहुंचा, वहां से दिल्ली में प्रवेश किया। तो ये ऐसे रास्ते हैं जहां उमर ने इनका प्रयोग किया और इससे साफ जाहिर है कि किस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि पहले रेकी की होगी कि कहाँ चेकिंग है, यदि वो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से ले रहे हैं तो कैसे उसको आसानी से पहुँचाया जा सकता है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, एक साजिश के तहत ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से नापाक इरादों के साथ ये जो उनके मंसूबे थे उनको कामयाब बनाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल अब एक के बाद एक इस पूरे फरीदाबाद मॉड्यूल में जिस तरह से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कितनी बड़ी साजिश थी, क्योंकि छोटी साजिश नहीं थी। जितनी बड़ी मात्रा में धोज से जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो एक बड़ी बात है और वो नूह के फिरोजपुर इलाके से लिया गया था, इस तरह की जानकारी आ रही है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने भी अमोनियम नाइट्रेट को लेकर देवेंद्र ये भी चर्चाएं चल रही थी कि बांग्लादेश के भी रास्ते, नीतू मैं आपका रुख अब करना चाहती हूँ, देवेंद्र मैं लौट रही हूँ आपके पास। बांग्लादेश के रास्ते देश में काफी अमाउंट में ये अमोनियम नाइट्रेट लाया गया, जिसकी जांच भी अब लगातार की जा रही है क्योंकि कुछ केमिकल छिपाया हुआ है जो अभी भी बरामद नहीं हो पाया है। ये सारा यहाँ नूह से ही खरीदा जा रहा था या फिर बांग्लादेश के रास्ते भी लाया जा रहा था? इसको लेकर क्या क्या जानकारियां मिल रही है? बिल्कुल पूछा, देखिए धीरे धीरे अब इस टेरर मॉड्यूल के जो और तार हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी की जो डायरी है उससे ये साफ हो गया है कि उसमें
कई और लोगों के नाम लिखे हुए। अब तक 8 से 9 लोग जो है पूरी घटना में शामिल नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो नाम है वो 25 लोगों के लिखे हुए हैं। 4 गाड़ियों के शामिल होने का भी इसमें जिक्र किया गया है। 2 गाड़ियां पकड़ी गई है, एक में जिसमें उमर नबी ट्रैवल कर रहा था खुद और जिससे धमाका हुआ उसमें तो एक्सप्लोजिव था ही, उसके बाद इको स्पोर्ट में भी क्या एक्सप्लोजिव है, इस तमाम चीज पहलू को लेकर जांच की जा रही है। 2 और गाड़ी होने की जो बात है वो भी सामने आ रही है, यानी कहीं वो जो 2 गाड़ियां उसमें भी एमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल तो करके उसे कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जा रहा। पूजा, आपका सवाल है कि क्या बांग्लादेश के जरिए ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल है ये बांग्लादेश भी इसके तार जुड़े हुए थे? देखिए, भारत के जो बॉर्डर जुड़े हुए हैं, कुछ बॉर्डर ऐसे हैं जो संवेदनशील है। अगर आप बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वाले हिस्से की, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है भारत बांग्लादेश वाला। दरअसल भारत बांग्लादेश में भी जिस तरह की अभी स्थिति बीते कुछ दिनों रही है, उसके बाद जिस तरह से वहां पर भी हम देख रहे हैं लगातार जो टेरर मॉड्यूल है वो कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश से ये जो अब तार जुड़ा है कि बांग्लादेश के जरिए जो ये अमोनियम नाइट्रेट है ये भी लेकर आया गया हो, इसमें ये पूछा बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि ये जो टेरर फंडिंग हो रही है, टेरर मॉड्यूल जो काम कर रहे हैं, ये जो स्लीपर सेल है ये बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान और फिर उसके बाद टर्की जैसे देशों में एक्टिव नजर आते हैं। और अब क्योंकि देखिए, जब पूजा 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका हुआ था तब इसके तार जो हैं वो दिल्ली और फरीदाबाद से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में गुरुग्राम चले गए, उसके बाद ये कानपुर चले गए, लखनऊ चले गए, और उसके बाद तुर्की से कनेक्शन, पाकिस्तान से कनेक्शन और अब बांग्लादेश से भी कनेक्शन। यानी लगातार जो पूजा हम बात कर रहे हैं कि ये एक आतंकी हमला नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश, और इस साजिश के पीछे कई लोग शामिल, कई महीनों की, सालों की प्लानिंग, देश को दहलाने की साजिश। और भारत में एक बार फिर से जो टेरर मॉड्यूल हैं, जो स्लीपर सेल हैं, वो जो बीते कई सालों से एक्टिव नहीं थे, जो धीरे धीरे खत्म होने लगे थे, उनको एक्टिव करने का काम, विदेशी फंडिंग को वापस से शुरू करने का काम और नए आधुनिक तरीके से, क्योंकि देखिए हम लगातार अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, नू से सप्लाई होना, बांग्लादेश से सप्लाई होना। अमोनियम नाइट्रेट एक नए तरह का एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किया जा रहा है अब ब्लास्ट में, यानी कहीं ना कहीं आधुनिकता से जोड़ते हुए जो ये पूरा पैटर्न है ब्लास्ट करने का उसको बदलना, मुझे कहीं ना कहीं बड़ी आतंकी साजिश और इसके पीछे कई लोगों के नाम शामिल होने का जो संदेश है वो भी दे रहा है, आशंका जो है वो जता रहा है। क्योंकि अब डॉक्टर मुजम्मिल और उमर की डायरी से 25 लोगों के नाम होने का जिक्र भी जो है वो किया जा रहा है, यानी बड़ी साजिश, बहुत सारे लोग इसमें शामिल और एक बड़ा सरगना जो देश को दहलाने का प्लान रच रहा है। बिल्कुल, और अभी से नहीं, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही नीतू कि बहुत वक्त से ये प्लानिंग चल रही होगी। इसको लेकर तो ये भी माना जा रहा था कि ये पैनिक में अटैक हो गया उस दिन, उस रोज को लेकर प्लान नहीं किया गया था, लेकिन जब ये प्लान बना रहे थे तो प्लान बहुत बड़ा बना रहे थे। देवेंद्र, एक तरीके से देखा जाए ये नया पैटर्न जो नजर आया है, पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर आतंकियों ने पढ़ा लिखा हमला और पढ़ा लिखा पूरा रणनीति के तहत प्लान बनाने की ये कोशिश कर रहे थे ताकि एक बहुत बड़े हमले को ये अंजाम दे सके। आप पूजा देखिए, बिल्कुल डॉक्टर शाहीन किस तरह से इस पूरी जो टीम थी, ये डॉक्टर्स की ये टीम थी, किस तरह से वर्क कर रही थी, क्योंकि ये एक दिन की प्लानिंग नहीं, 2 दिन की प्लानिंग नहीं, बल्कि सालों की प्लानिंग थी और एक सोची समझी साजिश के तहत यूँ कहें कि शायद सरहद के उस पार बैठे इनके आका इनको आदेश देते थे कि किस तरह से आगे की अब रणनीति तय करनी है और उसी के मार्फत ये आगे बढ़ते थे। और धीरे धीरे जिस तरह से, क्योंकि अब जो बातें निकल कर आ रही हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा पॉइंट बना जहाँ ये सारे के सारे डॉक्टर इकट्ठे हुए, यहीं से वो चीज़ें निकल कर आई। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ये मेडिकल की पढ़ाई नहीं बल्कि दहशतगर्दी की पढ़ाई, लोगों जो इनसे लोग जुड़े हुए थे उनके माइंड वॉश की पढ़ाई कराया करते थे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से पूरे देश को दहलाने की इन्होंने जो साजिश रची थी, क्योंकि ये छोटी साजिश नहीं है। आप एक के बाद एक जिस तरह से परतें खुली हैं, जहां पहले 2 डॉक्टर्स का नाम आया, उसके बाद लगातार डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती गई, चाहे शाहीन हो, चाहे डॉक्टर उमर हो, चाहे मुजम्मिल हो। तो ये तमाम ऐसे डॉक्टर्स थे जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और वहीं से ये
सारा नेटवर्क चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से उस मौलवी की गिरफ्तारी हुई उसने वो कमरे अवेलेबल कराए जहां वो विस्फोटक रखा गया। तो अब लाल गाड़ी जहां से खरीदी गई वो फरीदाबाद से खरीदी गई, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द चीज़ों को रखा गया। और अब इस तरह की जानकारी आ रही है कि जो विस्फोटक है वो फिरोजपुर झिरका नूह से लिया गया। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहाँ ये पॉइंट्स थे जहाँ ये विस्फोटक रखा गया है, तो वहाँ तक पहुँचाना बहुत ही आसान है, बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी दिक्कत के आसानी से पहुँचाया जा सकता है। और शायद इसी सोची समझी साजिश के तहत उस पॉइंट को चुना गया और उसके बाद वहीं से एक यूँ कहें कि वो नापाक इरादों का वो पौधा लगाने की कोशिश की, जिससे कि पूरे देश को दहलाया जा सके। लेकिन इस साजिश को तोड़ते हुए तमाम जांच एजेंसी जिस तरह से अब काम कर रही हैं, NIA लगातार कर रही है, तो निश्चित तौर पर अब चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक के बाद एक जब डायरी मिली है उससे भी ये पता लगा कि किस तरह से तुर्की से इनके कनेक्शन थे, किस तरह से बांग्लादेश से कनेक्शन थे, और किस तरह से पूरी जो कड़ी थी वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक जुड़े हुए थे। यूँ कहें कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकला वो पॉइंट कहीं ना कहीं गुरुग्राम से दिल्ली से लखनऊ से पुलवामा तक पहुंचा। तो ये एक ऐसा मॉड्यूल तैयार था कि किस तरह से इस साजिश को कामयाब बनाया जा सके। लेकिन जिस तरह के नापाक इरादे थे उन नापाक इरादों को तोड़ा गया और अब भले ही बिल्कुल ठीक कह रहे देवेंद्र आप। और देखिए इन्होंने टारगेट किन्हें किया, रेडिकलाइज किन्हें किया, एक ऐसे प्रोफेशन को इन्होंने अपना सामने शील्ड बनाया है जो सबसे ज्यादा डिसेंट प्रोफेशन माना जाता है। नहीं तो मैं आपको अब रुक करना चाहती हूं इस पूरे मैटर पर, सरहद पार बैठे जो ये आतंकी संगठन है उनका कनेक्शन किस तरीके से सामने आ रहा है, ये भी जरा दर्शकों को बताया। देखिए साफ तौर पर जिस तरह से डॉक्टर शाहीन शहीद जो है वो जब गिरफ्तारी हुई डॉक्टर शाहीन शहीद की, तो उसने खुद ये बात कबूली कि आतंकी मसूद अजहर की जो बहन है उसके साथ जो तमाम महिलाएं हैं, महिलाओं का एक आतंकी संगठन बनाने की जो ये पूरी कोशिश थी वो चल रही थी और उसमें वो खुद शामिल थी। डॉक्टर शाहीन शहीद खुद महिलाओं को आतंकी संगठन में जुड़ने की जो ट्रेनिंग है वो लगातार दे रही थी, उनका जो ब्रेन वॉश करने का काम है वो कर रही थी, क्योंकि वो बीते लंबे समय से मसूद अजहर की बहन के कांटेक्ट में थी। जिस तरह से भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमने देखा कि हमने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उसको ध्वस्त किया, उसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि उसका बदला लेने के लिए हो सकता है ये जो आतंकी संगठन है वो एक्टिव हुए हों और इस तरह का जो ब्लास्ट है वो दिल्ली में किया गया हो। पहले ये जो कनेक्शन है वो जोड़ा गया था, क्योंकि जितने भी आरोपी हैं जो आतंकी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं या उमर नबी जिसकी मौत हुई है वो सब पुलवामा के ज़्यादातर लोग जो हैं वो रहने वाले हैं। लेकिन पूजा जब डॉक्टर शाहीन शहीद के साथ मुजम्मिल और बाकी जो आरोपी हैं जो आतंकी हैं उनसे जब पूछताछ हुई तो उसमें ये पता चला कि ये कोई एक दो दिन की प्लानिंग नहीं थी। यानी जो इनके आका हैं, जो इनके सरगना हैं, वो पाकिस्तान से लेकर तुर्की से लेकर और बांग्लादेश जैसे कई देशों में एक्टिव थे। यानी कई आतंकी संगठन जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। उसी दिन जिस दिन भारत में ब्लास्ट होता है, यानी देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ, उसके बाद अगले ही दिन हमने देखा कि पाकिस्तान में भी इस तरह का बड़ा धमाका देखने को मिला था, जिसके तार ये जोड़े जा रहे थे कि पाकिस्तान ने इसका जो ब्लेम है वो अफगानिस्तान पे किया था कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसने पाकिस्तान में इस हमले को अंजाम दिया है। उसके बाद वहीं भारत में जब आतंकी हमला होता है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। यानी कहीं ना कहीं पूजा अगर आप देखिए तो लगातार जो ये आतंकी संगठन है, बात चाहे तालिबान की हम करते हैं, बात चाहे हम पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की करें, जैश ए मोहम्मद, और उसके बाद बात चाहे तुर्की या बांग्लादेश में बैठे आतंकी संगठनों की जाए, हर स्लीपर सेल की भूमिका अब इस आतंकी हमले में नजर आती दिख रही है। क्योंकि आप देखिए ये आतंकी हमला ऐसा था जिसकी जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। इसे आतंकी हमला तो कह दिया गया, लेकिन अमूमन हम देखते हैं पूजा जब इस तरह की कोई घटना होती है तो कोई ना कोई आतंकी संगठन जो है वो सामने आता है और जिम्मेदारी लेता है कि हमने इस हमले को अंजाम दिया, हमने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब तक इस पूरी घटना की जो तार है वो ही जोड़े जा रहे हैं। किस मॉड्यूल से ये आतंकी हमला था वो किया गया, कौन कौन लोग इसमें लिंक्ड है, ISIS का मॉड्यूल भी क्या इसमें शामिल है या जैश ए मोहम्मद, क्योंकि जिस तरह से मसूद अजहर की बहन डॉक्टर शाहीन शहीद के बहुत क्लोज बताई गई, तो क्या जैश ए मोहम्मद का जो फीमेल विंग है वो इसमें एक्टिव था। यानी
ये पूरा मॉड्यूल क्या था। कई तार हैं इसके जुड़े हुए, कई देशों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो विदेशी आतंकी संगठन हैं, कई संगठनों की भूमिका इसमें सामने आ रही है। हालांकि एनआईए लगातार इस मामले की जांच कर रही है और जो डायरी मिली है डॉक्टर मुजम्मिल उमर नबी की, उसमें कई कोडवर्ड सामने आए हैं, कई चीज़ों का जिक्र किया गया है, कई हमलों का जिक्र किया गया है, कई लोगों के नाम शामिल आए हैं, विस्फोटक की बात लिखी गई है। यानी तमाम जो वो कोडवर्ड है उसको अब डिकोड करते हुए जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है कि 10 नवंबर वाली भी जो घटना थी, क्या वो पैनिक में किया गया ब्लास्ट था या फिर वो भी पूरी तरह से सुसंयोजित था। बड़ा सवाल है कि वो पैनिक में हुआ ब्लास्ट था, क्योंकि चर्चाएं उसको लेकर यही चल रही है, या फिर पूरी प्लानिंग इन्होंने की थी और प्लान करके इस ब्लास्ट को उन्होंने अंजाम दिया, क्योंकि नुकसान तो उन्होंने काफी पहुंचाया है। आप लोगों से अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। नीतू, देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया।